नेक्स्ट हेडिंग देते रहे हम लोग, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। EIR एंड क्रिटिकल एंगल। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड क्रिटिकल एंगल। PIR पढ़ा है आपने? PIR क्या होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। हम्म। हेलो। सर याद नहीं आ रहा। याद नहीं आ रहा है? आ, कुछ ऐसा पढ़ा था, साइन इनवर्स, मतलब C इज इक्वल टू साइन इनवर्स म्यू रेयरर बाई म्यू डेंसर, ऐसा कुछ। ऐसा कुछ पढ़े थे, चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। ठीक है। तो देखते हैं। हम्म। सो व्हेन लाइट गोज फ्रॉम, लाइट अगर डेंसर से रेयरर मीडियम में जाता है, लाइट किधर जाए? डेंसर से रेयर। हाँ। लाइट रे अगर जाए डेंसर से रेयरर मीडियम में, तो वो किधर बेंड करता है? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अवे फ्रॉम द नॉर्मल, वेरी गुड। तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल अगर बेंड करेगा, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल अगर बेंड करेगा तो ये बताइए कौन बड़ा हुआ, आई या आर? बड़ा कौन हुआ, कौन सा एंगल बड़ा है? आर। आर बड़ा है ना? तो ये हो गया आर ग्रेटर देन आई। कौन बड़ा हो गया? आर। अच्छा। आर हो गया ग्रेटर देन आई। जैसे डेंसर से रेयर, जैसे मान लो कि इधर पानी होता है, इधर जो है मान लीजिए पानी है, और लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रहा है, तो इट वेंट अवे फ्रॉम द नॉर्मल। आर ग्रेटर देन आई हो गया। हम्म। एक, आप जो पढ़ते हो ना साइन थीटा, मैथ्स में है ना साइन थीटा, यस सर। तो एक्चुअली क्या होता है कि अगर थीटा एक्यूट है, तो थीटा अगर बढ़ता है तो साइन थीटा भी बढ़ता है। थीटा बढ़ता है तो साइन थीटा भी। बढ़ता है। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे अगर ये एंगल एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अगर ग्रेटर है एंगल ऑफ इंसिडेंस से, तो साइन आर बड़ा होता होगा साइन आई से। या या उल्टा भी बोल सकते हो, है ना? अच्छा, साइन आर बड़ा होगा साइन आई से। दोनों एक ही बात है। एक बात बताइए, स्नेल्स लॉ अगर लगाएंगे तो स्नेल्स लॉ से क्या होगा? म्यू वन, म्यू वन साइन साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू म्यू टू साइन टू, साइन टू थीटा, इक्वल टू म्यू। साइन टू। ये हो गया साइन आई बाई साइन आर इज म्यू टू बाई म्यू वन। अभी बताइए म्यू टू बाई म्यू वन जो है, म्यू टू तो छोटा है, हम्म। तो सिंस म्यू टू इज लेस देन म्यू वन, तो देयरफॉर म्यू टू बाई म्यू वन इज लेस देन वन। तो देयर, ठीक लिखा ना आपने? म्यू टू छोटा है म्यू वन से, म्यू टू लेस देन म्यू वन, तो म्यू टू बाई म्यू वन क्या होगा? लेस देन वन। मैथ्स। म्यू वन इधर चला आया, तो म्यू टू बाई म्यू वन लेस देन वन। हाँ समझ गई। अभी स्नेल्स लॉ से म्यू टू बाई म्यू वन कितने के इक्वल होता है? साइन आई बाई साइन आर, तो आप लिख सकते हो साइन आई बाई साइन आर लेस देन वन। तो साइन आई बाई साइन आर लेस देन वन, तो ये हो गया साइन आई लेस देन साइन आर। इसको लिख सकते हैं आई लेस देन आर। वैसे ये तो हमने पहले ही देख लिया है कि आर ग्रेटर देन आई होगा, ये फॉर्मूला से भी आ गया।
ठीक है, फास्ट हो गया क्या चुनमुन? नहीं सर। तो ये ऐसे भी देख लिया था, डायग्राम से भी देख लिया था, और ऐसे भी देख लिया, फॉर्मूला से भी आ गया, फॉर्मूला से भी आ गया ये। अब एक बात बताइए, एक बात बताइए, क्या है, एक सेकंड। नेल्स लॉ पे फिर से अगर हम ध्यान दें, तो स्नेल्स लॉ पे अगर हम फिर से ध्यान दें, स्नेल्स लॉ क्या कहता है? साइन आई बाई साइन आर इज म्यू टू बाय म्यू आई म्यू वन। साइन आई बाई साइन आर इज म्यू टू बाई म्यू वन। तो यहां से साइन आर कितना आ गया? म्यू वन बाय म्यू टू साइन आई। हाँ, बहुत बढ़िया। और म्यू वन बाई म्यू टू, ध्यान रहे कि ये ग्रेटर देन वन है, म्यू वन इज डेंसर, सो म्यू वन बाई म्यू टू इज ग्रेटर देन वन। अच्छा, तो इसका मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू जो है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड कर रहा है। हाँ। गिवन टू मीडियम्स के लिए, ये जो दो मीडियम अगर गिवन है तो उसका तो म्यू वन बाई म्यू टू का वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगा। यस सर। जैसे मान लो ये वाटर दिया हुआ है, ये एयर दिया हुआ है, तो ये आपका म्यू वाटर बाई म्यू एयर, ये वैल्यू तो कांस्टेंट हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया? साइन आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन आई। हम्म। तो अगर आई बढ़ाएंगे, मान लो अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाए, मान लीजिए कि हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाया, ठीक है, हम्म। नया वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस ये कर दिया, तो अगर आई बढ़ाएंगे तो साइन आई का वैल्यू बढ़ेगा, साइन आई का वैल्यू बढ़ेगा, तो ये राइट हैंड साइड बढ़ेगा, ये राइट हैंड साइड बढ़ेगा तो साइन आर बढ़ेगा, तो साइन आई बढ़ाएंगे तो क्या होगा? साइन आर बढ़ेगा, यस सर। और साइन आर बढ़ेगा, हम लोग क्या कह सकते हैं कि साइन आर बढ़ेगा तो इसका मतलब आर बढ़ेगा। हम्म। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाएंगे तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी क्या होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाएंगे तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ेगा। बढ़ जाएगा, राइट। तो अगर मान लो लाइट रे आपने कर दिया ऐसे, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कर दिया, नया वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा दिया, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी क्या होगा? बढ़ेगा। बढ़ जाएगा। अच्छा, तो आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ गया, ये मान लो कर दिया हमने आई टू, ये कर दिया आर टू, आर टू। एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा दिया तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ जाएगा। बढ़ गया। आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस और बढ़ा दिया, और बढ़ाया, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और बढ़ाएंगे तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और बढ़ेगा। और बढ़ेगा। हम्म। आ, और एक चीज आपने ये भी देखा है कि आर ग्रेटर देन आई होता है, एक चीज आपने पहले ये भी देखा है कि आर ग्रेटर देन, आई होता है। इसका मतलब ऐसा है कि एक टाइम ऐसा आएगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस मान लो हमने कुछ कर दिया 60 डिग्री 70 डिग्री, तो हो सकता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 बन जाए, क्योंकि आर ग्रेटर देन आई है। हम्म। क्या देखा है हमने कि आर ग्रेटर देन आई। आई है, तो आर ग्रेटर देन आई है, आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू एंगल ऑफ इंसिडेंस से बड़ा है। और ये भी बात है कि भाई एंगल ऑफ इंसिडेंस जब हम बढ़ाते जा रहे हैं तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और बढ़ते जा रहे हैं। हम्म। एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते जाए, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ते जाए, तो बढ़ते बढ़ते एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू 90 भी पहुंच सकती है ना। यस सर। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 भी पहुंच सकती है। उस समय एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 से कम ही रहेगा, बिकॉज आई जो है वो आर से छोटा ही होता है, आर बड़ा होता है, आई छोटा होता है। तो हमने मान लो एंगल कुछ लेटर से 70 डिग्री रखा होगा और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो सकता है 90 हो गया होगा, है ना। हम्म। तो
उस केस में जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 हो जाएगा तो ये लाइट रे बिल्कुल पैरेलल टू द सरफेस हो जाएगा। उस केस में लाइट रे क्या हो जाएगा, बिल्कुल पैरेलल टू द सरफेस। Oops. तो द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स 90, उस एंगल को हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। कौन सा एंगल बोलते हैं? Critical angle. हाँ, क्रिटिकल एंगल। और उसको डिनोट करते हैं सी से। तो क्रिटिकल एंगल का क्या हो गया डेफिनेशन? Critical angle is that angle of incidence where the refractive angle becomes 90 degree. द एंगल ऑफ इंसिडेंस, एट विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स 90, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन becomes 90 degree. The angle of incidence at which angle of refraction becomes 90 degree is called critical angle. समझ में आया? Hmm. इसका मतलब कि अगर हम I का वैल्यू C के इक्वल रखेंगे तो R की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90 हो जाएगी। एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर क्रिटिकल एंगल के इक्वल रखेंगे तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाएगा? 90 degree. 90 हो जाएगा। तो अगर हम स्नेल्स लॉ लगाएं तो स्नेल्स लॉ क्या कहता है? स्नेल्स लॉ कहता है साइन आई बाई साइन आर Equal to mu naught by mu बाई 1. 1। Hmm. तो यहाँ पे आई कितना है? सी। आर कितना है? 90. म्यू टू क्या है? म्यू एरर, मीडियम में जा रहा है ना बाद में। Hmm. वन क्या है? म्यू डेंसर। साइन 90 क्या हो गया? 1। तो देयर फोर साइन सी इज इक्वल टू कितना आ गया चुनमुन? Sin inverse mu 2 by mu 1. हाँ, साइन सी हो गया म्यू आर बाई म्यू डी। साइन सी हो जाएगा म्यू रेयर बाई म्यू टेंसर। Then याद रहेगा? ऐसे hmm. कौन सा म्यू म्यू आर बाई म्यू डी या म्यू डी बाई म्यू आर, उसमें कंफ्यूजन तो नहीं होगा? नहीं सर, कैसे कंफ्यूजन होगा तो कैसे याद करेंगे? mu 2 by mu 1 से कर लूंगी मतलब। देखिए, साइन की वैल्यू तो हमेशा लेस देन 1 होता है ना। साइन का वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होता है। तो ये लेस देन 1 होना चाहिए। रेयरर वाला ऊपर होना चाहिए, रेयरर वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा ना। यस सर। डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए तभी तो ये वैल्यू लेस देन 1 होगा। वही बात समझ में है? तो ये हो गया, लिख लीजिए सी इनवर्स म्यू रेयरर बाई म्यू डेंसर। अच्छा, आप तो बाद में लिखेंगे, अभी नहीं लिख रहे हैं। तो क्रिटिकल एंगल समझ में आया? यस सर। अच्छा, तो क्रिटिकल एंगल समझ में आया। और अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है ना वो क्रिटिकल एंगल से भी बड़ा कर दें तो क्या होगा? अगर मान लो क्रिटिकल एंगल से भी बड़ा कर दिया हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस तो क्या होगा फिर? बोलिए। अगर सर आर ज्यादा हो जाएगा, हाँ, आर भी बढ़ेगा आर फिर। आर तो 90 हो गया, उससे ज्यादा क्या होगा? आर तो 90 कर दिया ना आपने। कम होता जाएगा आर। यानी कम होता नहीं जाएगा, उससे ज्यादा फिर ये होगा कि लाइट रे इसी मीडियम में आ जाए वापस, है अच्छा ओके। इसी मीडियम में आ जाए।
अब इसी मीडियम में आ जाएगा तो उसको तो रिफ्रैक्शन नहीं बोलेंगे। रिफ्रैक्शन तो तब होता है जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा, सेम ही मीडियम में रिटर्न होके वापस आ गया, रिफ्लेक्शन होता है। रिफ्लेक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन। हाँ, तो बोलेंगे रिफ्लेक्शन। और रिफ्लेक्शन में वो वाला लॉ फॉलो होगा फिर कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू होता है ना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हम्म। तो ये वाला लॉ फॉलो होगा जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वाला होता है। और तो ये रिफ्लेक्शन हो गया चुनमुन। ठीक है। सिर्फ ये वाला जो लो है ये सिर्फ इसी में वैलिड होगा जिसमें डेंसर से रेयरर जाएगा, हाँ राइट? बिल्कुल बिल्कुल, सिर्फ उसी में वैलिड होगा। तो अगर आई ग्रेटर एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होगा तो क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्शन हो जाएगा। और और एक चीज इंपॉर्टेंट ये है ना कि सारे के सारे रेज इसमें मतलब पूरा ये आ, मतलब यहाँ पे कोई रिफ्रैक्शन होगा ही नहीं, तो इसलिए आप लोग इसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब देखो यहाँ पे TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऐसा क्यों बोलते हैं? देखो, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस कम था क्रिटिकल एंगल से, जैसे मान लो ये वाला डायग्राम, एंगल ऑफ इंसिडेंस कम है क्रिटिकल एंगल से, तो रिफ्रैक्शन हो रहा था। हम्म। तो इस केस में ऐसा नहीं है कि सिर्फ रिफ्रैक्शन ही हो रहा था, ऐसा नहीं है। इस केस में जो जो रे बैकग्राउंड में बहुत आवाज आ रहा है, किस चीज का है? सब फैन की होगी। फैन का आवाज है। तो देखिए, हेलो। यस। तो यहाँ पे जो है वो इस केस में क्या हो रहा था कि लाइट रे जब इंसिडेंट हो रहा था ना, तो उसका कुछ पोर्शन रिफ्रैक्ट हो रहा था, कुछ पोर्शन रिफ्लेक्ट भी हो रहा था। इस केस में दोनों चीजें हो रही थी, रिफ्रैक्शन भी हो रहा था, रिफ्लेक्शन भी हो रहा था। हम्म। ऐसा नहीं है कि सारा का सारा रिफ्रैक्शन ही हो रहा था, कुछ पोर्शन वाज आल्सो गेटिंग रिफ्लेक्टेड, सम पोर्शन वाज आल्सो गेटिंग रिफ्लेक्टेड, दोनों चीजें हो रही थी, दोनों चीजें हो रही थी। लेकिन जब एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल हो जाता है तो उस केस में सिर्फ रिफ्लेक्शन ही होता है, उस केस में कोई रिफ्रैक्शन नहीं होता है। समझ रहे हो? यस सर। जैसे आपका देखो, लाइट रे अगर इंसिडेंट हो रहा है तो तीन फिनोमेना होगा ना, या तो रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्रैक्शन होगा, या एब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है। जैसे मिरर लाइट रे अगर मिरर पे पड़ा तो मिरर पे पड़ेगा तो वहां पे रिफ्लेक्शन ज्यादा हो रहा है, ट्रांसमिट हम्म। कम हो रहा है, ना के बराबर हो रहा है। लाइट रे अगर मान लो कि एयर से वाटर सरफेस पे पड़ रहा है तो वहां पे रिफ्रैक्शन ज्यादा हो रहा है, पर थोड़ा रिफ्लेक्शन भी होता है। जैसे देखो, आप अगर क्या बोलते हैं, लाइक लेट अस से आप स्विमिंग पूल के किनारे या पॉन्ड के किनारे या लेक के किनारे कहीं पे भी, या नदी के किनारे इवनिंग टाइम पे हो, जहाँ पे कि सामने से सूरज हो, तो ऐसा होता है कि पानी पे पड़ के सूरज का लाइट आंखों पे चमक रहा है, यस सर। होता है कि नहीं? हम्म। सूरज का लाइट पानी पे पड़ के सीधा आंखों पे चमक रहा है। तो हम्म। कैसे चमक रहा है भाई? सूरज सन का लाइट पानी पे पड़ा और वहां से रिफ्लेक्ट होकर के आया, तब तो हमारी आंखों पे आ रहा है, तब तो वो चमका। यस सर। तो उस केस में जो आपकी आंखों में जो लाइट आ रहा है वो कैसे आ रहा है? रिफ्लेक्ट होके आ रहा है। हम्म। तो जब सनलाइट एयर से वाटर के सरफेस पे पड़ा तो उसका कुछ पोर्शन रिफ्लेक्ट भी हुआ, कुछ पोर्शन पानी के अंदर भी गया, रिफ्रैक्शन भी हुआ। समझ रहे हो? तो जी सर। रिफ्लेक्शन भी हुआ, रिफ्रैक्शन भी हुआ, एब्जॉर्प्शन भी हुआ। सिमिलरली जब यहां से लाइट रे, मान लो कि यहाँ पे कोई डाइवर है, पानी के अंदर कोई डाइवर है, जो डाइवर होता है ना जो डीप डाइव करता है, तो वो क्या बोलते हैं, सर पे ऐसा हेडलाइट वगैरह लगाए रहता है, तो मान लो उसका ये सर का ये हेडलाइट है, यहाँ से लाइट रे जा रहा है, यहाँ से लाइट रे जाएगा, इसकी भी इसके लिए भी तीन बातें होंगी। कुछ पोर्शन जो है वो रिफ्रैक्ट होगा, कुछ पोर्शन जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा इसी मीडियम में, कुछ पोर्शन एब्जॉर्ब होगा। ज्यादातर मान लो ज्यादातर पोर्शन रिफ्रैक्ट हुआ, कुछ पोर्शन जो है वो रिफ्लेक्ट हुआ, और कुछ पोर्शन एब्जॉर्ब हुआ। लेकिन जब एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल हो जाए, एंगल ऑफ इंसिडेंस जब ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल हो जाए,
तो रिफ्रैक्शन बिल्कुल भी नहीं होगा, उससे रिफ्लेक्शन ही होगा। आ रही है बात समझ में? इसीलिए इसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब तो इंटरनली सेम मीडियम में आ गया, लाइट रे जो गया सेम मीडियम में वापस आ गया, तो इसीलिए इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलेंगे। और टोटल कि कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है, दूसरे मीडियम में नहीं जाएगा, सब सेम ही मीडियम में आएगा, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसीलिए नाम पड़ा। समझे? Yes, sir. क्या समझे? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है? टोटल जब light rays जब दूसरे एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल हो जाए, क्या हो जाए? जब इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाए। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है? कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल is greater than critical angle, angle of incidence is greater than critical angle, so all the rays, then no refraction, then refraction will not occur. ठीक है? Will only get reflected. This phenomenon is called as total internal reflection. Okay. Yes, sir. TIR, total internal reflection. तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होगा? जब एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल है। और क्रिटिकल एंगल की वैल्यू क्या होगी? साइन इनवर्स Sine inverse म्यू रेयर बाय म्यू डेंस। on mu denser. ठीक है? Yes, sir. जैसे एयर वाटर इंटरफेस के लिए क्रिटिकल एंगल क्या होगा? एयर वाटर के लिए इधर एयर है, इधर वाटर है, Mu inverse 4. Mu inverse 3/4. तो ये जो है साइन सी इज इक्वल टू म्यू रेयर बाय म्यू डेंसर। तो म्यू रेयर हो गया म्यू एयर, म्यू डेंसर हो गया म्यू वाटर, 1 डिवाइडेड बाई 4/3, ये हो गया 3/4। तो E इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3/4। साइन इनवर्स 3/4 कितना होता है? 37 होता है। 37 होता है। नहीं, वो तो tan इनवर्स 3/4। 53 इनवर्स डाल दिया। नहीं नहीं, 53 में तो वो हो जाएगा 4/5। ये होता है 3/4। ये होता है 48.6 डिग्री। वाह, कितना होता है? कितना बोला? 48.6 डिग्री। ये क्रिटिकल एंगल है किसके लिए? एयर वाटर इंटरफेस। हाँ, इसका मतलब अगर जी। एंगल ऑफ इंसिडेंस 48.6 डिग्री से ज्यादा हो तो लाइट रे पूरा का पूरा अंदर रिफ्लेक्ट हो जाएगा, अंदर से बाहर नहीं जाएगा। समझ में आया? जी सर। तो क्रिटिकल एंगल क्या होता है बताइए? फॉर्मूला। हाँ, आप डेफिनेशन भी बता दीजिए, मतलब समझा दीजिए क्या होता है क्रिटिकल एंगल, उसके बाद बता दीजिएगा फॉर्मूला। क्रिटिकल एंगल वो एंगल होता है, मतलब उस टाइप का इंसिडेंट एंगल होता है जिसके अंदर जो रिफ्लेक्टेड एंगल होता है वो 90 डिग्री हो जाता है, मतलब एकदम परपेंडिकुलर हो जाता है। रिफ्लेक्टेड वाला या रिफ्रैक्टेड वाला?
सॉरी रिफ्रैक्टेड वाला। और अगर क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल हो जाएगा हम्म। तो जो रिफ्रैक्टेड एंगल है वो रिफ्लेक्टेड एंगल हो जाएगा, वो उसके अंदर ही रिफ्लेक्शन हो जाएगी। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगी, उसको बोलते हैं TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मतलब इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तो कोई भी रे का रिफ्रैक्शन नहीं होगा, पूरा का पूरा जो रे है उसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, TIR। ठीक है। हम्म। हाँ, अदरवाइज अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस कम है क्रिटिकल एंगल से, तो सम पार्ट ऑफ इट will get reflected, some part of it will get refracted। जब रिफ्लेक्शन होता है तो बिल्कुल लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होता है, जब रिफ्रैक्शन होता है तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन फॉलो होता है। बट एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर क्रिटिकल एंगल से कम होगा तो दोनों चीजें हो रही होंगी, इनफैक्ट तीनों हो रही होंगी, कुछ पार्ट एब्जॉर्ब हो रहा होगा, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो रहा होगा, कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट हो रहा होगा। बट इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तो TIR होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो पूरा का पूरा एनर्जी जो है वो रिफ्लेक्ट ही होगा, रिफ्रैक्ट नहीं होगा थोड़ा भी। एब्जॉर्ब हो सकता है, एब्जॉर्ब हो सकता है, रिफ्लेक्ट होगा, पूरा का पूरा रिफ्रैक्शन नहीं होगा। ठीक है। यस सर। फॉर्मूला क्या था क्रिटिकल एंगल का? क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला था क्रिटिकल एंगल इक्वल टू साइन इनवर्स म्यू रेयरर अपॉन म्यू म्यू डेंसर। रेयरर अपॉन म्यू डेंसर, वेरी गुड। साइन इनवर्स म्यू रेयरर बाय म्यू डेंसर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब देखो, एक चीज होता है सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस। हाँ। ये इसी से रिलेटेड है, एक छोटा सा इसका एप्लीकेशन है, आपको इस हेडिंग से याद रहेगा, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस। अब ये क्या है भाई, क्या है ये सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस, बताओ बताओ, चुनमुन बताओ। सर पता नहीं। अच्छा, अब देखो, मान लीजिए कि लेट अस से ये एयर वाटर इंटरफेस है, ऊपर में एयर है, नीचे में मान लो वाटर है, और ये हमने मान लो एक पॉइंट मान लिया, एक मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट मान लिया। ठीक है। एंड यहां से लाइट रेज बहुत सारी निकल रही हैं, लेट अस अज्यूम। तो जब एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी जीरो, ये रे सीधा चला जाएगा। जब ये कुछ एंगल पे जाएगा तो यहाँ पे जो है वो क्या होगा, यहाँ पे होगा रिफ्रैक्शन, और एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉलो होगा। एंड या हाँ जी, तो ये फॉलो होगा, और ये बेंड कर गया अवे फ्रॉम द नॉर्मल। एंड सिमिलरली इधर भी आपने देखा कि, क्या देखा भाई, ये देखा कि व्हेन लाइट गोज फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, तो लाइट रे बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, है ना, लाइट रे बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और सिमिलरली अगर और भी रेज की बात करें, जो लाइट रे ऐसे गया, आफ्टर रिफ्रैक्शन ये इधर चला गया, जो लाइट रे इधर गया, वो आफ्टर रिफ्रैक्शन इधर चला आया, जो लाइट रे ऐसे गया, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ऐसे चला आया, जो लाइट रे, ये हमने देखा ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर क्रिटिकल एंगल से कम होता था तो क्या होता था, रिफ्रैक्शन हो रहा है, उसी का फिगर बना रहे हैं, है ना। यस सर। इसी का तो फिगर बना रहे हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर क्रिटिकल एंगल से कम है तो क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है। हम्म। अच्छा, उसी का फिगर हम बना रहे हैं। बहुत बढ़िया भाई, बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया।
ये लाइट रे यहां से गया, ऐसे चला गया, ऐसे गया, ऐसे चला गया, ऐसे 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 ऐसे। अभी जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर क्रिटिकल एंगल के इक्वल हो जाता है तो क्या हो जाता है? तो क्या हो जाता है? क्रिटिकल एंगल के इक्वल। एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर क्रिटिकल एंगल के इक्वल हो जाता है तो लाइट रेज ग्रेजिंगली पास करता है। ग्रेजिंगली मतलब पैरेलल टू द सरफेस। यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया 90 डिग्री, है ना? हम्म। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर हो गया क्रिटिकल एंगल के इक्वल तो लाइक देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस यही होता है ना, ये वाला, ये वाला, ये। तो ये अगर सी होगा, एक सेकंड वेट वेट वेट, ये वाला ये होता है ना एंगल। तो ये अगर C हम्म। होगा तो ये भी तो सी होगा, है ना? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, लाइक अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस ये वाला सी है तो ये भी क्या होगा चुनमुन? सी तो होगा, हम्म। है ना? अगर यहाँ पे ये एंगल ऑफ इंसिडेंस सी है तो यहाँ पे जो है ये भी एंगल क्या होगा? सी ही होगा, है ना? यस सर। ओके 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 ओके। सो सो तो ठीक है। तो ये आपने तो देखा, इसमें नई बात क्या है? ये तो आपने पढ़ा ही था। तो देखो नई बात ये है कि आप ऑलरेडी जानते हो कि लाइट फॉलोज प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। लाइट फॉलोज, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। हाँ, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि लाइट जिस पाथ से जाती है उसी पाथ को ट्रेस करके वापस भी आ जाती है। हाँ, मतलब एरो का डायरेक्शन आप सिंपली रिवर्स कर सकते हो। अपोजिट ये में भी लाइट वही पाथ फॉलो कर रहा होगा। इसका मतलब आप एरो का डायरेक्शन रिवर्स कर दो, ये एरो का डायरेक्शन रिवर्स कर दिया। एरो का डायरेक्शन रिवर्स कर दिया, ये वाला, हाँ, तो ये एंगल है सी और ये भी एंगल है आपका सी। अब एक बात बताइए, एरो का डायरेक्शन रिवर्स करने का मतलब क्या? ये इसका क्या सिग्निफिकेंस है एरो का डायरेक्शन रिवर्स करने का? एरो का डायरेक्शन रिवर्स करने का सिग्निफिकेंस क्या है बताइए? इसका क्या मतलब है, क्या मीनिंग क्या है? चुनमुन बताओ। एरो का डायरेक्शन रिवर्स करने का मतलब। अभी लाइट रेज किधर से, ओ क्या दब गया ये, इलास्टिसिटी आ गया था। तो तो एरो का डायरेक्शन जो है वो ओके ओके ओके। सो एरो का डायरेक्शन रिवर्स करने का, इलास्टिसिटी वगैरह तो आपका पढ़ा हुआ है ना चंद्रमा? क्या सर? इलास्टिसिटी वगैरह तो पढ़ा हुआ है ना आपका? वो 11th में पढ़ा था, यंग्स मॉड्यूलस में। हाँ। अच्छा देखो, एरो का डायरेक्शन रिवर्स करने का क्या मतलब है? एरो का डायरेक्शन रिवर्स करने का मतलब यह है कि इंसिडेंट लाइट दूसरे साइड से आ रही है, इधर के साइड से। इधर के हम्म। साइड से मतलब अभी सूरज जस्ट उगा है, सन इज शाइनिंग ब्राइट। तो यहां से लाइट रेज अंदर पानी में जा रही हैं और ये अंदर में मान लो डाइवर है एक, यहाँ पे है एक डाइवर। वो डाइवर होता है ना जो समुद्र में डाइव करता है काफी नीचे। यस सर। तो यहाँ पे है डाइवर और बाहर में जो है सूरज उगा है। बढ़िया बढ़िया जो है वो बढ़िया बढ़िया इधर पेड़ है, बढ़िया बढ़िया इधर पेड़ है। और इधर मस्त जो है वो चिड़िया चहचहा रही है ना? तो इधर जो है वो चिड़िया चहचहा रही है। ये बाहरी दुनिया है।
तो बाहरी दुनिया से जो लाइट रेज आ रही हैं, बाहरी दुनिया से जो लाइट रेज आ रही हैं वो इस डाइवर तक पहुंच रही हैं, है ना। यस सर। बाहरी एरो का डायरेक्शन रिवर्स कर दिया, मतलब इंसिडेंट रेज इधर से आ रही है, बाहरी दुनिया से आ रही है लाइट, इधर से कुछ सूरज से लाइट आ रहा है, सूरज का लाइट कुछ पेड़ पे पड़ा वहां से रिफ्लेक्ट होकर के आ रहा है इधर, है ना। चिड़िया से लाइट आ रही है इधर, चिड़िया से लाइट आ रही है। तो सभी तरफ से लाइट आ रहा है बाहर से। बाहर से जो भी लाइट रे इंटर कर रहा है, बाहर से यहाँ पे जो भी लाइट रे इधर इंटर कर रहा है वो डाइवर की आंखों तक पहुंच रहा है। और डाइवर की आंखों तक जब पहुंचेगा तो डाइवर जो है वो बाहरी दुनिया देख पाएगा। तो यहाँ से डाइवर जो है वो बाहरी दुनिया देख पा रहा है। आई बात समझ में। हम्म। तो यहाँ से डाइवर जो है वो बाहरी दुनिया देख पा रहा है, लेकिन लेकिन ये क्या, बाहर से जो भी रेज आ रही हैं, बाहर से जो भी रेज आ रही हैं डाइवर तक, वो क्या इसी सर्कल के अंदर से पास होकर के आ रही हैं। यस सर। ये देखो, ये वर्टिकल लाइन है यहां से, ये वाला जो है ये वर्टिकल लाइन है, ये क्रिटिकल एंगल है, ये क्रिटिकल एंगल है। और ऐसा चीज तो थ्री डी में चारों तरफ हो रहा होगा ना, ऐसा हम्म। थ्री डी में चारों तरफ हो रहा होगा। तो ऐसा चीज थ्री डी में चारों तरफ से हो रहा होगा। आप अगर देखो, जस्ट अ सेकंड, ऐसा चीज थ्री डी में चारों तरफ से हो रहा होगा, तो बाहर का जो भी लाइट है ना, देखो हमने तो बाहर का सारा लाइट कवर कर लिया ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे 0 डिग्री है। 0 डिग्री से लेकर के जो लाइट रे बिल्कुल पैरेलल टू द सरफेस आ रहा है वो भी यहां से ही पास कर रहा है। तो जो लाइट पैरेलल टू द सरफेस भी आ रहा है ना, जो जो परपेंडिकुलर टू द सरफेस आ रहा है वो भी पहुंच रहा है, जो पैरेलल टू द सरफेस आ रहा है वो भी यहाँ पे पहुंच रहा है। एंड इनफैक्ट बीच की जो भी लाइटें होंगी वो तो इधर ही इसी एरिया से आएंगी, ऐसे इसी एरिया से ऐसे आएंगी यहाँ तक। जो भी डाइवर की आंखों तक जो रेज पहुंचेंगी वो इसी पोर्शन से ऐसे आएंगी, इसी पोर्शन से आएंगी ऐसे। आ रही है बात समझ में। यस सर। इसके बाहर से कोई भी रे अगर आता है वो डाइवर की आंखों तक नहीं पहुंचेगा। जैसे मान लो कि अगर इधर से कोई रे आता है, इधर से कोई आता है रे ऐसे, तो इधर से जो रे आएगा ऐसा डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम तक गया, अवे फ्रॉम द, ये आपका क्या बोलते हैं, ये डेंसर से रेयर की तरफ तक गया, ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा। तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल ऐसे है, ऐसे इधर चला गया, डाइवर की आंखों में नहीं गया वो। आई बात समझ में। हम्म। भाई डाइवर की आंखों में कौन सा रेज पहुंचेगा उसको आप प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी से देख लो, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी से देख लो कि यहाँ से जो भी लाइट रेज अगर बाहर जा रही होंगी तो बाहर जा रही होंगी तो वो, आई मीन यहाँ से जो भी डाइवर से, डाइवर के जगह पे अगर मैं एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट मानूं, जैसे मान लो कि डाइवर के सर पे वो एक टॉर्च लाइट लगा हुआ है जो फोकस वाला होता है ना, तो वो लगा हुआ है, तो यहाँ से जो भी लाइट रे जा रहा है वो आपका बाहर निकल रहा है, या वो आपका बाहर निकल रहा है सिर्फ इसी रीजन से, ये क्रिटिकल एंगल वाला पोर्शन। अगर इसके बाहर से कोई लाइट रे जा रहा है, अगर मान लो इधर से कोई लाइट रे गया, तो उसके लिए तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ये हो गया ना, अगर बाहर से कोई लाइट रे गया तो इसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो गया ना, तो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो गया तो इसका तो टीआईआर हो जाएगा। यस सर। टीआईआर। टीआईआर हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, वो रेज तो बाहर जा नहीं पाएगा, ठीक है ना। तो ये रे जो है वो बाहर जा नहीं पाएगा। तो जो भी रे बाहर जा रहा है वो इसी पोर्शन से जा रहा है, इसी पोर्शन मतलब यहाँ पे भी अगर आप सर्कल ड्रॉ कर दो तो यहाँ से जो भी लाइट रे बाहर जा रहा है ना, आप अगर यहाँ पे सर्कल ड्रॉ कर दो तो ये इसी सर्कल से होकर के ये लाइट रेज बाहर जा रही हैं। एक सेकंड, थोड़ा सा ये और बनेगा बड़ा। तो जो भी लाइट रेज बाहर जा रही हैं वो इसी सर्कल से होके जा रही हैं बाहर। तो बाहर से भी जो जो भी लाइट रेज डाइवर की आंखों तक आएंगी वो इसी सर्कल से होकर के आएंगी। तो इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस। क्या बोलते हैं? सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस, क्योंकि
इल्यूमिनेंस इसीलिए कि बाहरी दुनिया जो डाइवर है वो देख रहा है सिर्फ इसी सर्कल के थ्रू। डाइवर की आंखों में जो भी लाइट रेज पहुंच रही है वो इसी सर्कल से होकर के आ रही है। अगर यहाँ पे अगर कोई एक लाइक फ्लोटिंग, यहाँ पे अगर कोई फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट रख दे इतना बड़ा, ठीक है, एक फ्लोटिंग डिस्क रख दे कोई इतना बड़ा, तो कोई भी लाइट रे डाइवर की आंखों तक नहीं पहुंच पाएंगी। दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड एज सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस। आई बात समझ में चुनमुन? यस सर। हम्म। जी सर। हाँ बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। तो आपको बताना है कि सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस का रेडियस क्या होगा। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस का रेडियस क्या होगा? रेडियस। हाँ जी, इसका कुछ रेडियस होता होगा ना। हम्म। कैसे निकालेंगे चुनमुन? सर पता नहीं। बहुत ही आसान है, ये बहुत ही ज्यादा आसान है, इसमें कुछ है ही नहीं। अच्छा, देखिए क्या है कि मान लो, मान लो इसका रेडियस है आर। कितना इसका रेडियस? आर। ठीक है। और ये बताइए, क्या ये वाला एंगल यही हो गया ना, ये वाला एंगल क्या सी है? ये एंगल कितना है? सी, राइट। सी। और ये भी एंगल कितना होता है? सी, राइट, है ना। तो आपको तो क्रिटिकल एंगल तो पता है, ठीक है। और ये हाइट एच दिया रहेगा, ये जो हाइट है आपका, ये हाइट दिया रहेगा एच। क्या दिया हुआ है? एच। हाइट एच दिया हुआ है। तो एक बात बताइए, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है क्या? ये हाँ 90 डिग्री, ये सी, है ना। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, बताइए। बन रहा है सर। बहुत बढ़िया, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है सर। तो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, जस्ट अ सेकंड, जस्ट अ सेकंड। तो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो इधर मैं बना लेता हूं अलग से। ये देखिए, ये मैंने अलग से बना लिया है सर। ये बताइए, ये एंगल है सी, ये है एच, ये है 90 डिग्री, और ये है रेडियस आर, है ना। हम्म। अच्छा, तो ये बताइए tan सी कितना हो जाएगा? tan सी, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, तो वो हो जाएगा r बाई एच। सो आपको r निकालना है ना, यस सर। तो r इज इक्वल टू हो जाएगा h tan सी। क्या हो जाएगा? r इज इक्वल टू h इंटू tan सी। अभी tan सी आपको लिखना है, तो आपको तो क्रिटिकल एंगल पता है ना, तो साइन सी पता होता था आपको। साइन सी कितना होता था? म्यू रेयर और म्यू डेंसर। कॉन्फिडेंस। हाँ, तो अभी साइन सी पता है तो tan सी निकाल सकते हैं। tan सी को इनफैक्ट यू कैन राइट, एक सेकंड मैं इधर लिख देता हूँ। सो tan सी कैन बी रिटन एज साइन सी बाई कॉस सी। और कॉस सी को क्या लिख सकते हैं? कॉस सी को क्या लिख सकते हैं? कॉस कॉस थीटा को सी। लिख सकते हैं अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा वैसे। कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस सी को क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर सी, है ना। यस सर। कॉस सी को क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर सी। ये वाला स्टेप समझ में आया? जी सर। अच्छा, अभी साइन सी का वैल्यू तो पता है ना अपने को, हम्म। तो साइन सी का वैल्यू पता है, तो आर इज इक्वल टू हो जाएगा एच इंटू साइन सी इज म्यू आर बाई म्यू डी, राइट।
डिवाइडेड बाई जो ये है √1 माइनस साइन स्क्वायर सी। तो साइन सी को क्या लिखें, म्यू आर बाई म्यू डी का अंडर। तो ये कितना हो जाएगा, यहां से हम लोग कितना लिख लेंगे चुनवन, बताओ। आर इज इक्वल टू हो जाएगा H। ये रूट हटाना पड़ेगा। हाँ, म्यू आर डिवाइडेड बाई, ये एक्चुअली अंडर रूट हट जाएगा और ये म्यू डी बाहर आएगा, इधर स्क्वायर है रूट के बाहर आएगा तो ये कट जाएगा। तो मैं ऐसे डायरेक्टली लिख देता हूँ H इंटू म्यू आर डिवाइडेड बाई अंडर रूट म्यू डी स्क्वायर माइनस म्यू आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा, ठीक है। हम्म। ये हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा म्यू डी वगैरह कट जाएगा, ये आ जाएगा। और सो यहाँ पे एक्चुअली ये याद करने का चीज नहीं है, मतलब ठीक है आप याद कर भी सकते हो। तो मैं इधर फॉर्मूला लिख देता हूँ नीचे। सो रेडियस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, H इंटू म्यू आर। और इसका एक स्पेशल केस कर लेते हैं, मतलब आप अगर याद भी रखोगे तो वो स्पेशल केस, लाइक अगर म्यू रेयर 1 है, लाइक अगर रेयर मीडियम जो है ना वो एयर है, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो 1 होता है। और अगर म्यू डेंसर है म्यू, तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, H इंटू आर। अभी कितना निकाला आपने, यहाँ पे म्यू H आर म्यू आर डिवाइडेड बाई अंडर रूट म्यू आर माइनस स्क्वायर माइनस। माइनस म्यू। तो ये कितना हो जाएगा, H डिवाइडेड बाई अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1। यही हो गया आर का वैल्यू, हम्म। ठीक है। हम्म। अभी आपको अगर स्पेशल केस देगा तो ये वाला फॉर्मूला काम करेगा, अगर वो म्यू आर म्यू डी अलग कर देगा तो ये वाला। आई थिंक आप लोगों को क्या स्पेशल ही देगा। और अगर सब कुछ नहीं याद है, फॉर्मूला भूल गए, तो ऐसे डायरेक्टली लिख सकते हैं कि हाँ भाई ये ट्रायंगल बनता है, tan सी हो गया परपेंडिकुलर बाई बेस आर बाई एच, आर इज इक्वल टू एच tan सी हो गया। और यहाँ से जो है आप ऐसे लिख सकते हो, मतलब tan सी को sin सी के फॉर्म में ऐसे लिख दिए, ठीक है। यस सर। तो ये हो गया रेडियस ऑफ, किसका रेडियस है ये, ये वो जो हमने ऊपर बनाया था क्या था, सर्कल ऑफ इंडियो। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस। अच्छा, तो बाहरी दुनिया से बाहरी दुनिया जो है वो इस सर्कल के थ्रू दिखेगी डाइवर को, है ना। हम्म। यस सर। ओके ओके ओके। तो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस के बारे में क्या लिख दें ऐसा कि बाहरी दुनिया दिखे, मतलब थोड़ा लैंग्वेज में लिखवा दें या ठीक है समझ गए तो अभी मतलब नहीं, कर पाएंगे। हाँ क्या। ठीक है ठीक है ठीक है। हम्म। ओके ओके ओके। अभी एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग इस पे, आगे बढ़े। जी सर। ओके, तो एक एग्जांपल देख लेते हैं, ये क्रिटिकल एंगल पे एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे। तो देखो एक एक प्रिज्म दिया हुआ है ऐसा, एंड ये एंगल है थीटा। सो ओके, और लाइट रे ऐसे इंटर कर रहा है इस पे, बिल्कुल इस तरीके से लाइट रे इंसिडेंट हो रहा है यहाँ पे।
ये इंसिडेंट रे है, ठीक है। हम्म, तो व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ थीटा? थीटा मतलब ये वाला एंगल। व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ थीटा so that light entering so that light entering normally through the surface AC to the surface AC of a prism to the surface AC of a prism does not cross the second refracting surface. Does not cross the second refracting surface. ये बोल रहा है ना कि लाइट जो एंटर कर रहा है ना यहाँ से एसी से ऐसे परपेंडिकुलरली, ये तो देखो फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस तो ये एसी हो गया, तो लाइट रे इसको तो पार कर ही जा रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जीरो हो गया, सीधा चला गया दूसरे साइड में। इधर में बोल रहा है कि सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस को इसको क्रॉस नहीं करना चाहिए, तो लाइट रे को सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस को क्रॉस नहीं करना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, डॉक्टर ने बोला है यहाँ से टीआईआर हो जाना चाहिए। चलो क्या हो जाना चाहिए? TIR। टीआईआर होना चाहिए। टीआईआर नहीं होगा तब तो सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस को क्रॉस कर जाएगा ना, तो बोल रहा है कि लाइट क्रॉस नहीं करना चाहिए सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस को, इसके लिए थीटा क्या होना चाहिए? सर ये एयर से आ रहा है। हाँ एयर से आ रहा है, कुछ नहीं बोला होगा तो एयर मान लीजिएगा। हम्म, छोटू दादी ना भी आगे मोबाइल को रखने के नीचे भारी ठीक जाएगा, दोनों मिलके रख देना, दोनों मिलके कर लो, करवा लेना, ये नहीं मैं कह रही। सर ये समझ नहीं आ रहा कैसे करना। कोई बात नहीं, बहुत आसान है, आप याद कीजिए टीआईआर कब होता है? भाई टीआईआर कब होता है चिन्मोन? जब क्रिटिकल एंगल के इक्वल हो जाता है इंसिडेंट एंगल। एंगल ऑफ इंसिडेंस वो से इक्वल हो जाए, इनफैक्ट ग्रेटर हो जाए, किससे? हाँ, क्रिटिकल एंगल से। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे पहले एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालना पड़ेगा, तो पहले एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालने के लिए हम लोग नॉर्मल ड्रॉ करेंगे यहाँ पे परपेंडिकुलर टू द सरफेस, है ना? क्या ड्रॉ करेंगे? नॉर्मल परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो ये हो गया आपका यहाँ पे ऐसे, ऐसे ही हो जाएगा ना नॉर्मल, कुछ ऐसे ही हो जाएगा ना नॉर्मल यहाँ पे। यस सर। तो ये नॉर्मल का डायरेक्शन हो गया। नॉर्मल मतलब सरफेस पे परपेंडिकुलर, ये वाली एंगल 90 डिग्री, ठीक है। अच्छा तो ये बताओ, ये नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रे एंगल बनाती है यही तो होता है ना एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस यही हुआ ना फिर, नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रे एंगल बना रहा है। सेकंड रिफ्रैक्टिव सरफेस पे जो रे इंसिडेंट हो रहा है वो ये है, और नॉर्मल ये है, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा यही तो हुआ एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे। यस सर। तो दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, राइट? है ना? हम्म, बहुत बढ़िया भाई। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और टीआईआर के लिए क्या होना चाहिए?
PIR के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन, RE is greater than C. है ना, हम्म, एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। critical angle. अच्छा, बहुत बढ़िया। अब एक बात बताइए, ये तो दे नहीं रखा है ना, ऐसा तो दे नहीं रखा है कि ये वाला एंगल कितना है, तो ये क्या निकाल सकते हैं क्या हम लोग, ये वाला एंगल कितना होगा? अच्छा हाँ देखो, सर, निकाल सकते हैं। कितना होगा बताइए जरा, ये एंगल कितना होगा? नहीं, क्रिटिकल एंगल निकाल। हाँ वो तो निकाल ही जाएंगे, सो तो साइन सी म्यू आर बाई म्यू डी होता है, वो तो निकल ही जाएगा। ये वाला एंगल बता सकते हैं, ये एंगल कितना होगा? ये वाला हाँ, ये तो पता नहीं, हाँ देख- ये निकालना है। देखिए देखिए, ये दोनों रे पैरेलल है, ये लाइट, ये रे ऐसे, सॉरी ये एंगल है, ये लाइन है ऐसे, ये थीटा है, तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ये थीटा होगा, है ना? यस। ये थीटा होगा कि नहीं? हाँ होगा। अच्छा, ये नॉर्मल जो है वो इस सरफेस पे परपेंडिकुलर है, तो ये वाली एंगल है पूरी 90 डिग्री, तो अगर वो थीटा है तो ये एंगल कितनी होगी? अगर पूरी एंगल 90 है, ऊपर वाला थीटा है, तो ये कितना, ये 90 माइनस थीटा होगा, होगा सर। होगा कि नहीं? हम्म, बोलिए। होगा। आसान था या डिफिकल्ट था? हाँ, आसान था। हाँ तो आसान था। ये वाला एंगल जो है, ये एंगल थीटा है, तो ये थीटा होगा, तो ये जो है वो 90 माइनस थीटा होगा, बिकॉज ये वाला एंगल नॉर्मल है तो सरफेस पे परपेंडिकुलर होना चाहिए, ये वाली एंगल 90 होनी चाहिए, तो ये 90 माइनस थीटा होगा, तो 90 माइनस थीटा होगा, सो देयरफॉर यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना लिखेंगे हम लोग? एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस। 90 माइनस थीटा। हाँ, ये आपका है 90 माइनस थीटा, सो 90 माइनस थीटा शुड बी ग्रेटर देन सी, है ना? हम्म, अच्छा, अभी देखिए क्या होता है ना कि अगर कोई एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल मतलब लेस देन 90, तो उसमें अगर एंगल बढ़ता है तो साइन का वैल्यू भी इसका बढ़ता है, तो यहाँ पे जितने भी एंगल है, ये 90 माइनस थीटा है या सी है, वो सब एक्यूट एंगल्स ही हैं, तो 90 माइनस थीटा अगर ग्रेटर देन सी है, इसका मतलब ये होता होगा कि साइन अगर ले लें दोनों साइड में, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, तो वो ग्रेटर देन होना चाहिए साइन सी, बिकॉज एंगल अगर ज्यादा होगा तो उसका साइन का वैल्यू भी ज्यादा होगा। आई बात समझ में? यस सर। से वो होता है ना, साइन देखो, साइन 0 होता है 0, साइन 90 होता है 1, 0 से 90 की तरफ जब जाते हैं तो एंगल बढ़ते जाता है, तो उसका साइन का वैल्यू भी बढ़ते जाता है, जैसे साइन 30 हो गया हाफ, साइन 60 हो गया √3, है ना? तो जैसे जैसे एंगल बढ़ता है साइन का वैल्यू भी बढ़ते जाता है, तो अगर 90 माइनस थीटा ग्रेटर देन सी है, तो साइन का 90 माइनस थीटा का जो साइन होगा वो भी साइन सी से बड़ा होगा। क्लियर? यस सर। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो अब एक बात बताओ, तो साइन 90 माइनस थीटा कितना हो गया, कॉस थीटा, हम्म, तो ये हो गया कॉस थीटा, और साइन सी कितना हो गया, वो तो म्यू आर बाई म्यू डी होता है ना, म्यू रेयर बाई म्यू डेंसर, यस सर। तो कॉस थीटा हो गया ग्रेटर देन म्यू रेयर, तो हो गया म्यू एयर विच इज 1 बाई म्यू डेंसर दिया हुआ है 3/2, तो कॉस थीटा ग्रेटर देन 2/3, है ना? कॉस थीटा कितना होना चाहिए? मोर देन 2/3। तो क्या मुझे ऐसा लिखना चाहिए कि देयरफॉर थीटा ग्रेटर देन कॉस इनवर्स 2/3, यस सर। मुझे लिखना चाहिए क्या? हम्म, ऐसा नहीं लिखना चाहिए, क्यों? मुझे लिखना चाहिए थीटा लेस देन कॉस इनवर्स 2/3, क्योंकि थीटा बढ़ता है तो कॉस का वैल्यू घटता है, कॉस के लिए उल्टा है,
एक्यूट एंगल्स के लिए कॉस के लिए उल्टा रहता है, कॉस 0 ही मैक्सिमम होता है और 90 की तरफ जाते हैं तो कॉस की वैल्यू अच्छा। घटने लगती है, हम्म। राइट। तो कॉस के लिए उल्टा है, उसमें अगर एक्यूट एंगल है, थीटा बढ़ाएंगे तो कॉस घटेगा। तो अगर कॉस की वैल्यू ज्यादा है 2/3 से, मतलब थीटा की वैल्यू कम होनी चाहिए। आई बात समझ में? यस सर। तो यही थीटा पूछ रहा था, यही आंसर हो गया। समझे? यस सर। आसान था या डिफिकल्ट था? आसान था। बढ़िया से पढ़ेंगे तो सब आसान लगेगा, और बढ़िया से नहीं पढ़ेंगे तो सब डिफिकल्ट लगेगा। तो नेक्स्ट हेडिंग दे दीजिए आप, प्रिज्म।